Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative series of videos on the topic of states of matter for Class 11 students following the CBSE and State Board syllabus. These videos serve as a comprehensive guide for both board exams and competitive exams like IIT and NEET. The tutorials cover various aspects of chemistry, providing in-depth explanations on topics related to states of matter, with the aim of enhancing knowledge and understanding. Ignited Minds Tutorials ensures that students have access to quality education that caters to their academic needs. These videos serve as a valuable resource, offering clarity and insights into the intricate concepts of this subject. Please follow the video till the end to acquire an in-depth understanding of the topics. बोलना गलत होगा, ठीक है। अब इजी होता है आपके मतलब पहले के नॉलेज के ऊपर कितना है, ठीक है। इफ़ यू आर वेरी मच थरर विद द नॉलेज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बहुत प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या होगा भाई साहब? अरे वाह वाह, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, ठीक है, गुड। किधर गया भाई साहब हमारी? किधर गई? ओके, सो पीपल, यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे उसका एक आउटलाइन दे रहा हूँ आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। हमने देखो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो आपके 3 होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दे? सॉलिड एंड अ लिक्विड एंड अ गैस, ठीक है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन होता है। आप सॉलिड को हीट करते करते कहाँ तक पहुँचते हैं? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड को हीट करते करते किस में पहुँचते हैं भाई साहब? उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बन जाएगा गैस। गैस को जब आप कूल करते हैं तो बनता है लिक्विड। लिक्विड को जब आप भाई साहब कूल करते हैं तो वो बनता है आपका सॉलिड। इस वाले प्रोसेस को हम हीटिंग बोलते हैं। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। तो गैस का कंडेंसेशन होता है भाई साहब लिक्विड में, ठीक है, और लिक्विड का कंडेंसेशन होता है आपका सॉलिड में। ये सब आप तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? ठीक है, 5 होते हैं, 5, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये आपने भाई साहब 10th में पढ़ा था, ठीक है। एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट और 5वां होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। सो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट और प्लाज्मा से आप 11th और 12th दोनों में भी डील नहीं करते हैं, बट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तो है ही, और 2 स्टेट भी हैं आपके। प्लाज्मा मतलब जैसे हम अगर बात करेंगे सन की, सन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हैं, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर हो रहा है, तो प्लाज्मा टाइप का मटेरियल हो गया। और बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज 2 थिंग्स एज ऑफ नाउ, बट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ओके, ये चीज़ तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आप दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई साहब कि सॉलिड कब इन पे क्या प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, क्या लिक्विड में प्रेशर का? देखिए, प्रेशर का इन्फ्लुएंस सॉलिड पे ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। लिक्विड में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, गैस में सबसे ज़्यादा प्रेशर का इन्फ्लुएंस होता है। गैस को आप डिफाइन भी करेंगे ना, तो हर समय वैसा प्रेशर और टेम्परेचर के माध्यम में उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मोस्टली जो चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ चुके हैं। अभी मैं जैसे आपसे ये पूछूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पढ़ चुके हैं आप? व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? देखो, फ्यूजन मतलब क्या भाई साहब? मेल्टिंग, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब आप समझ लो यहाँ पे एक भाई साहब, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले। लेट्स से आपका एक बर्फ़ है, ठीक है, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं कुछ, ठीक है। आपने एक भाई साहब एक ग्लास में ऐसे बर्फ़ के टुकड़े रखे हैं, ठीक है, और इसमें आपने एक थर्मोमीटर लगा दिया है, ठीक है। थर्मोमीटर क्या करेगा? टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है, ओके।
बर्फ के गलने का टेम्परेचर या मेल्ट होने का टेम्परेचर क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप देखोगे कि आपने जब भी फ्रीजर से बर्फ को निकाला है शायद उसका टेम्परेचर रहा होगा -5 या -10, ऐसा कुछ रहा होगा। धीरे धीरे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे टेम्परेचर ऐसे बढ़ता रहेगा, मतलब -10 से -7 आएगा, फिर -8 आएगा, फिर -5 आएगा, -3, -2, ऐसा करते करते भाई साहब 0 पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये 0 पे आता है इसके बाद आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, कब तक नहीं दिखेगा, जब तक ये पूरा आइस वाटर में मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, द मोमेंट इट कम्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड यू विल नोटिस नो फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर अंटिल द एंटायर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट्स टू वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ठंडा चीज है तो ये क्या कर रहा है, अपने एनवायरमेंट से हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है ना। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, कौन, आइस, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है जब आइस में है। ठीक है, तो ये आइस है और ये लेट से वाटर है। इसमें भाई साहब आपको एक सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर तब तक नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, देखो ये टेम्परेचर क्यों ही बढ़ रहा होगा, -10 से -7 क्यों गया होगा, बताइए, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। -8 क्यों, -6 है ना, -6 क्यों ही गया रहेगा, हीट ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते करते वो 0 तक गया। तो 0 में आने के बाद क्यों अभी बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो हीट ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो जा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, मतलब आइस सॉलिड से लिक्विड बनने में ये हीट यूज अप हो रहा है, इसीलिए टेम्परेचर में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेल्ट द आइस व्हाट यू विल नोटिस दैट when ice is at 0 degree centigrade, until unless the entire ice in the beaker actually melts into water at 0 degree centigrade, this thermometer is not going to show us any significant rise in temperature, even a single degree rise in temperature. इसका मतलब इस दौरान जो भी हीट ये ऑब्जर्व, देखो कोई बॉडी हीट ऑब्जॉर्व कर रही है कि नहीं हम कैसे समझेंगे, उसके टेम्परेचर राइज से। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज बहुत सोया है, तो बहुत मस्त में एकदम 4, 8, 5 घंटे सोया रहेगा। ओके, खैर तेरा मामला है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका ये टेम्परेचर आपका बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है। भाई साहब जैसे टेम्परेचर आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तो क्या मतलब हीट नहीं ऑब्जॉर्व कर रहा है, नहीं, हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन ये हीट जा रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन में ये हीट यूटिलाइज हो रहा है। और इसीलिए हम इस चीज को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब गुप्त हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid substance into 1 kg of liquid at its melting point without a single degree rise in temperature is called latent heat of fusion। और ऐसा ही कुछ आपका भाई साहब बॉइलिंग में होगा। तो समझ लो ये आपका एक बीकर है, यहाँ पे आप हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें पानी है भाई साहब। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई साहब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो लेट से आपने इसको हीट करना चालू किया, तो पहले इसका टेम्परेचर है 25, तो इसमें भी आपने थर्मोमीटर लगा के रखा है, फिर हो गया भाई साहब 50, फिर हो गया 75, तो लेट से 100। आपको दिखेगा कि कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं फिर से भाई साहब टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, जब तक ये पूरा का पूरा पानी किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वेपर में। ठीक है, until and unless the entire water is not converting into vapor there will not be a single degree rise in temperature। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस दौरान जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में जा रहा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में वो हीट यूटिलाइज हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आता हूँ भाई साहब, ठीक है, समझ में आता हूँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे आपने 10th के लेवल पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर समझ लो, ऐसा गंदा एक्सपेरिमेंट करना मत, खौलते हुए पानी में, ठीक है भाई साहब ये खौल रहा है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर किसी का हाथ जाता है, ठीक है, और समझ लो ये स्टीम है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें किसी का हाथ जाता है, समझ में आ रहा है, ज़्यादा सीवियर बर्न्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, स्टीम में। क्यों, क्योंकि इसके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट तो है ही, प्लस उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला हीट भी है, मतलब इसके पास ज़्यादा हीट है। समझ में आ रहा है ये, तो आपका इसी तरह से आपको मतलब यहाँ पे सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस होंगे, बर्न्स तो दोनों में प्रोड्यूस होंगे बट दिस विल प्रोड्यूस सीवियर बर्न्स। आर वी क्लियर, ठीक है।
तो स्टीम ज़्यादा खतरनाक है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज फार मोर पावरफुल देन वाटर विच इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। एक और जो क्वेश्चन, ये आपका 10th के लेवल का ही क्वेश्चन है, मुझे याद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो बनता है कि जैसे आप अगर हाथ में बर्फ को रखते हैं तो उस पोर्शन में ही ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि बर्फ हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। इट इज बेसिकली सिग्निफिकेंटली कन्वर्टिंग इनटू वाटर एंड इट इज अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम एवरी सराउंडिंग सब्सटेंस। तो सारे सराउंडिंग सब्सटेंस से वो भाई साहब हीट अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, और वो भाई साहब कूल हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भाई साहब, इंट्रोडक्शन टू स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो ऐसी सारी चीजें जिसके पास भाई साहब मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दे आर नोन एज मैटर। ये तो भाई साहब पता नहीं किस जमाने से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज जिसका मास है और जो स्पेस कुछ एक ऑक्यूपाई करते हैं, एक छोटा सा प्रोटॉन या छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन ले लो भाई साहब, इसका मास है कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻³ kg, और क्या ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये भाई साहब, ठीक है। इसका अगर तुम साइज देखोगे, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27, सॉरी ये तो आपका साइज नहीं है, आपका मतलब इतना ही छोटा स्पेस, क्या इसको भी हम मैटर बोलेंगे? यस, ठीक है, इसको भी हम मैटर बोलेंगे। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज मैटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैटर। एनीथिंग दैट हैज अ डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, किसी भी चीज का अगर मास है और कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम बोलेंगे मैटर, ठीक है। चेयर टेबल से लेकर भाई साहब एनीथिंग, एक छोटे से एटम तक, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर भाई साहब कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स, इसीलिए देखो यहाँ पे बोला गया है कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैटर, नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है। सारे फॉर्म्स ऑफ मैटर को अगर आप देखोगे तो दो और ऐड हो जाएंगे, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बोस बेसिकली इज द नेम ऑफ अ इंडियन साइंटिस्ट J.C. Bose who first propagated that plants are living things. Bose Einstein condensate बोलते हैं हम उसको, ठीक है। So the fourth form of matter is Bose Einstein। इन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट, मिलकर तो नहीं किया था, लेकिन इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स से ये एक दूसरा थर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, ठीक है। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो ये कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज ओनली, ठीक है, इस चैप्टर में इसी की डिस्क्रिप्टिव। तो प्रॉपर्टी भाई साहब क्या हो जाएगी? सॉलिड, ठीक है, इनका भाई साहब डेफिनेट शेप, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई साहब, इनका शेप डेफिनेट होगा, सॉलिड डेफिनेट शेप। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, जिस कंटेनर में इसको भरा जाएगा उसका शेप ले लेगा। आपने भाई साहब पानी लिया और उसको ग्लास में भर दिया तो उसका अलग शेप, बॉटल में भर दिया तो उसका अलग शेप, किसी भाई साहब आपने ऐसे क्यूबिकल फ्लास्क में भर दिया तो उसका अलग शेप, ठीक है। सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, सो दे डू नॉट हैव एनी ओन शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। गैस का भाई साहब अगेन नो डेफिनेट शेप, ठीक है। वॉल्यूम पे आते हैं भाई साहब, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या सॉलिड का वॉल्यूम होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ही होगा। अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं है तो उसको जैसे ही पानी में डालेंगे, जितना पानी आपका डिस्प्लेस होता है, अगर समझ लो कोई पत्थर है, ठीक है, उसका क्या ही लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालोगे भाई साहब, लेकिन उस पत्थर को जब आप पानी में डालते हैं तो पानी थोड़ा सा लेवल ऊपर आता है, जितना भी लेवल पानी ऊपर आ रहा है उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी द वॉल्यूम। तो विल सॉलिड्स हैव अ स्पेसिफिक वॉल्यूम? यस, ऑल सॉलिड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज दे विल हैव अ वॉल्यूम। क्लियरम भाई साहब। लिक्विड, इसका वॉल्यूम होगा, आपको भाई साहब एक छोटी सी दवाई अगर डॉक्टर देते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई साहब इतना सेंटीमीटर क्यूबिक पीना पड़ेगा, तो आपका वो रीडिंग रहता है, देखो, ठीक है। तो लिक्विड जिस भी कंटेनर में भरो उसका वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा, देयर विल बी अ वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका ये लिक्विड का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। गैस का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन आप तो बोलते हो ना भाई साहब स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इतना वॉल्यूम। ओके, देखो इस चीज को समझ लो भाई साहब, यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें तुमने गैस भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे समझो इसको, ये कंटेनर है, ये भाई साहब इसका लिड है और गैस भरा हुआ है। अभी तुमने इस पर प्रेशर बढ़ा दिया, जैसे वो साइकिल का पंप होता है ना, ऐसे प्रेस करते हो, ठीक है, इसमें प्रेशर बढ़ा दिया भाई साहब, तुमने कुछ वेट्स रख दिया इसके ऊपर, तो ये नीचे चला गया, ठीक है। देखो गैस पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन क्या गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया है? हो गया ना भाई साहब, ठीक है। वॉल्यूम क्या है? स्पेस जितना तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो। पहले गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा था? इतना स्पेस। अभी कितना ऑक्यूपाई कर रहा है भाई साहब? इतना स्पेस, ठीक है। क्या सॉलिड के साथ तुम ऐसा कर सकते हो? क्या लिक्विड के साथ ऐसा कर सकते हो? ठीक है, लेकिन गैस के साथ ऐसा कर सकते हो क्योंकि गैसेज आर कंप्रेसिबल।
मतलब उस पर आप प्रेशर अप्लाई करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो गैस के साथ तुम भाई साहब ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गैसेस डू नॉट हैव अ वॉल्यूम एज वेल। IMFA, देखिए IMFOA इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका जो भी सब्सटेंस होगा वो भाई साहब मॉलिक्यूल्स से बना रहेगा, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे भाई साहब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, और गैसेस में तो हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि भाई साहब कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आपका उधर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चालू हुआ है क्या, नहीं, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था। तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस पढ़ोगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जस्ट चैप्टर के स्टार्ट में कुछ 8 या 10-12 अजम्पशंस हैं, और उसमें एक अजम्पशन ये है कि गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोई भी फोर्स नहीं होता है, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत फोर्स रहेगा, लेकिन दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, ठीक है। सो लिक्विड्स में आपका भाई साहब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉडरेट होगा, गैसेस में बिल्कुल होगा ही नहीं, ऐसा ही मान के चलो। आपने भाई साहब इधर एक अगरबत्ती जलाई, लास्ट वाले इंसान को उसकी खुशबू आ जाएगी। आपने इधर डीओ स्प्रे किया, भाई साहब लास्ट वाले इंसान को उसकी खुशबू आ जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गैसेस आर फ्री टू मूव, फटाक से भाई साहब उसके मॉलिक्यूल्स पूरे फैल जाते हैं, दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो बहुत स्ट्रांग होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स में वीक होता है और गैसेस में वेरी वेरी वीक, दे आर वेरी वीक, ठीक है। ओके, पैकिंग देखेंगे अभी हम। सॉलिड्स में पैकिंग कैसे होती है भाई साहब, ये हो गया सॉलिड्स की पैकिंग। लिक्विड्स की पैकिंग कैसी होगी भाई साहब, क्लोजली पैक। लिक्विड्स में थोड़ा बहुत आपका, देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बर्फ में शक्कर घोलो, कर पाओगे, क्यों, बर्फ में शक्कर को घोलो, नहीं कर पाओगे, लेकिन वही पानी में शक्कर को घोल सकते हो, राइट। तो ये क्यों पॉसिबल और ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बर्फ में ऐसा क्लोज्ड पैकिंग है, तो शक्कर घुल कर जाएगा कहाँ, ठीक है। लिक्विड में कैसा होगा भाई साहब, ऐसा है, ठीक है। तो शक्कर भाई साहब यहाँ पे, शक्कर के जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, थोड़े बहुत स्पेसेस हैं और यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तब तक एडजस्ट होंगे जब तक स्पेसेस हैं, एक बार स्पेसेस भर जाएंगे तब उसके बाद एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे रूम टेम्परेचर में आपने समझ लो एक गिलास पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, दूसरा चम्मच चीनी डाला, घुल गया, लेकिन ऐसे करते करते भाई साहब 7-8 चम्मच के बाद और नहीं घोल पाएंगे, तो घोलने की कोशिश भी करेंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पैकिंग मतलब इनकी एकदम ठोस पैकिंग है, ठीक है, मतलब हार्डली एनी स्पेसेस हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड पैकिंग, ठीक है। बहुत कम स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे भाई साहब, थोड़ा बहुत स्पेस अवेलेबल है, और जिस लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल रहेगा उसका उतना ही सॉलिबिलिटी होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ही घुल सकता है। जैसे वाटर के अंदर काफ़ी सारी सॉलिबिलिटी होती है, ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस dissolves in water to some extent, and that is the reason water is known as a universal solvent। तो जितना ज़्यादा भाई साहब, जैसे मरकरी में भाई साहब कोई चीज़ घुलता ही नहीं है, मरकरी लिक्विड है लेकिन उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, ठीक है। ओके, गैस के अंदर भाई साहब पैकिंग कुछ है नहीं इनकी, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी पैकिंग, कहीं भी कोई भी मूव हो रहा होगा, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट, ठीक है। क्लियरम पीपलम। ओके, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, समझ लो ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है भाई साहब, ठीक है, इस ग्लास में मैंने पानी भरा और उसमें आइस डाला, क्या ये आइस फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा? दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पानी में आइस फ्लोट करेगा, करेगा, ओके, ठीक है। अभी समझो मेरे को, मैं आपको एक ऐसा सिचुएशन देता हूँ कि आइस सिंक कर गया पानी में, ये कैसे, कब होगा और कैसे होगा और क्यों होगा? हाँ, देखो यहाँ पे आइस जो फ्लोट कर रहा है, आइस फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि आइस जब बनता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, आइस जब बनता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, आप समझ लो इस वाटर को पूरा यहाँ तक भर दो, पूरा एकदम ठसाठस भर दो, ठीक है, और इसको फ्रीजर में डाल दो, सुबह देखोगे भाई साहब ये ऐसे हो गया टें, ये वाला जो होगा भाई साहब, और तुम उसको भाई साहब पिचका ही नहीं सकते, अभी तुम उस बॉटल को ना खड़ा कर ही नहीं सकते, तुमको ऐसे लेटा के रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ रहेगा? क्योंकि ये जो आइस है, ये जो वाटर है, जब ये आइस बनेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, और जिसकी वजह से ये भाई साहब एक्सपैंडेड हो जाएगा, दिस विल एक्सपैंड, ठीक है।
तो दिस विल एक्सपैंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो आपका भाई साहब वॉल्यूम बढ़ता है, मास तो वही रहा। देखो जितना मैंने इस बोतल में पानी भरा था उतना ही मास रहा, लेकिन ये जब बर्फ बन जाता है तो ये एक्सपैंड कर जाता है, मतलब मास तो वही रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब ये जो भाई साहब इसका पिचका हुआ डिप्रेशन चीज है ये भाई साहब बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बॉटल का शेप ऐसा हो जाएगा, इसको आप खड़ा करके रख ही नहीं सकते हैं उसके बाद, ठीक है। दैट इज व्हाट विल हैपन। तो अगर गिवन मास के लिए, ठीक है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब भाई साहब अगर आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी घट गई है, क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है। जिसके देखो आप बोल सकते हो कि भाई साहब वाटर और आइस दोनों ही एक चीज से बने हुए हैं, H2O, तो काहे भाई साहब इसमें फ्लोट करेगा? क्यों? डेंसिटी का डिफरेंस क्यों आ रहा है? एक ही चीज से बने हुए हैं, तो डेंसिटी का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपका यहाँ पे वाटर से आइस बन रहा है तो वाटर का हो रहा है एक्सपेंशन, इट इज एक्सपैंडिंग, जिसकी वजह से वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी वजह से डेंसिटी में कमी हो रही है, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर पार्ट जब भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, तो डेंसिटी कम हो गई। मतलब हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है? एंड दैट्स द रीजन इट विल फ्लो। कोई भी चीज जो लिक्विड में फ्लोट होती है तो ऑब्वियसली उस सॉलिड चीज की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। आर वी क्लियर? अभी आते हैं हम इस पे, ये आइस क्यों नीचे चला जाएगा वाटर में, बताइए, थोड़ा कोरिलेट कीजिए। मैंने आपको यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया? जब लिक्विड में, समझ लो पानी में आपने शुगर को घोला है, तो शुगर क्या कर रहा है भाई साहब? इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद ही कर लीजिए, घर में जाइए भाई साहब, एक ग्लास पानी लीजिए, ठीक है, मतलब एक ग्लास भी लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ग्लास में उसमें खूब सारा शक्कर घोल दीजिए, ठीक है, और इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए, ठीक है। ये जो आइस निकलेगा, ठीक है, इसको पानी में डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, इट विल गो। क्यों? ये वाला जो है ये आपका क्या है? इसके अंदर शुगर है, और शुगर भाई साहब, शुगर और आइस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी और ये नीचे चली जाएगी, दैट विल सिंक, ठीक है। भले ये आइस है लेकिन प्योर आइस नहीं है, इसमें शुगर भी है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा कर देगी। शुगर का वाटर के अंदर होना, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड भाई साहब, यहाँ पे देखो ये हो गया एकदम क्लोजली पैक्ड सॉलिड, ठीक है। ये भाई साहब अगर हमने लूजली पैक्ड है, और ये तो बहुत ही लूजली पैक्ड है, वेरी वेरी लूजली पैक्ड, ठीक है। सॉलिड का भाई साहब, लिक्विड का और गैसेस, तो आइस जैसे देख लो भाई साहब, एग्जांपल वाटर और स्टीम, ठीक है। तो ये भाई साहब वाटर और स्टीम में तो भाई साहब कोई है ही नहीं, आइस में एक साथ थे सब, वाटर में भाई साहब थोड़ा चित्र बितर हुए, और स्टीम में तो भाई साहब पूरा चित्र बितर हो गए, दे आर कंप्लीटली गॉन, ठीक है। एक मिनट यार, ओके तो आपका देखो ये स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से ये हो गया आपका सॉलिड, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली अ लिक्विड, ये हो गया आपका लिक्विड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भाई साहब इसमें कम हो गए, तो सॉलिड में भाई साहब एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग है भाई साहब, और ये थोड़े से चितर बितर होते हैं किसमें? लिक्विड में। और गैसेस में तो भाई साहब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो डेंसिटी सॉलिड का भाई साहब हाई, ठीक है, लिक्विड का लेसर देन सॉलिड, और गैस में कोई डेंसिटी होती नहीं है, इट विल बी लीस्ट, ठीक है। ओके, अभी हम अगर बात करें, डू यू नो हाउ मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट? अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ मैटर भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? बोस-आइन प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ये दो आपके भाई साहब एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट, क्वार्क कॉन्डेंसेट, ये बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है, ठीक है। फर्मियोनिक कॉन्डेंसेट और क्वार्क्स मतलब आपके भाई साहब एटम से भी छोटे एलिमेंट्स होते हैं ये, ठीक है, सो दे आर नोन एज क्वार्क्स कॉन्डेंसेट। ओके, सॉलिड हैज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, एकदम, ठीक है, बोथ, ओके, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम बोथ। The intermolecular forces of attraction among the gas molecules is strong, weak, very weak, none of these, ठीक है। Almost हम बोल सकते हैं जीरो है, ठीक है, very weak क्या बोलेंगे? Almost zero बोल सकते हैं इसको, ठीक है। Conditions for states of matter, the states of matter depends upon the following two conditions, temperature, pressure, ठीक है। तो state of matter भाई साहब दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक होता है आपका टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस, प्रेशर का इन्फ्लुएंस सॉलिड्स पे नहीं होगा, ज्यादा करके नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। सो सॉलिड पे देखो, अगर आप हीट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या बन जाएगा? ये लिक्विड। इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पे भाई साहब ये क्या बन जाएगा?
दिस विल फॉर्म गैस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम ओके, तो आइस को अगर आप हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, वाटर। वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्टीम। ठीक है, दैट विल बेसिकली फॉर्म स्टीम। क्लियर, क्लियर, क्लियर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी भाई साहब बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर भाई साहब क्या करेगा, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, आपने भाई साहब गैस मॉलिक्यूल का इस पिस्टन को नीचे किया, आपने प्रेशर को बढ़ाया, डाउनवर्ड पिस्टन मूवमेंट, दिस विल इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस भाई साहब अभी इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर से आपके मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ जाएंगे, दे विल बिकम क्लोजर टू ईच अदर, सो अट्रैक्टिव फोर्सेस विल इंक्रीज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, लिक्विड टू गैसेस कैसा होगा भाई साहब, आप लिक्विड को हीट करते 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 पहुंचेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड टू गैस। ठीक है, टेम्परेचर भाई साहब हाई लो, ठीक है, तो आपका भाई साहब गैसेस में कन्वर्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो गैस का लिक्विड में कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपने एक लिक्विड लिया है, इसको आप हीट कर रहे हैं और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, गैस में। ठीक है, ये आपका लिक्विड था, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपने इसको क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है। तो अगर गैस से लिक्विड को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू कूल इट डाउन। तो आपका लिक्विड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, सो ऑब्वियसली गैस ऑन कॉन्डेंसेटिंग, मतलब जिस अगर जब हीट रिमूव कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। जैसे अगर कोई ग्लास है उसमें तुमने बर्फ भर दिया है, समझ लो स्टील का कोई ग्लास है और उसमें बर्फ भर दिया, ठीक है, आप देखोगे बाहर आपका वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। क्यों, क्या ये ग्लास से लीकेज होते हुए बाहर आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, ये आपका स्टील का ग्लास है। आप ऐसे मतलब ग्लास वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेट होगा प्रोसेस, क्योंकि ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर। तो अगर आपने भाई साहब स्टील का ग्लास लिया यहाँ पे और उसमें भाई साहब ऐसे बर्फ भर दिया, तो आपको ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे बाहर। ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे लीकेज होते हुए, मतलब इसमें लीकेज रहेगा तो ही आएगा ना बाहर, फिर कैसे आ रहे हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, हाँ। तो आपका भाई साहब इसके बाहर क्या है, एयर है, और एयर में देखो वाटर वेपर होता है ना, एयर में वाटर वेपर होता है। जैसे ये वाटर वेपर इसके टच में आता है तो टेम्परेचर ठप्प से नीचे गिरेगा। वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेट में है, जैसे ही इस बर्फ के टेम्परेचर के साथ आता है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और जब टेम्परेचर गिरेगा तो गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आपका ये जितना भी वाटर ड्रॉपलेट्स हुआ है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, दैट इज बेसिकली वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर इसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का वाटर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। आर वी क्लियर, क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट भाई साहब, यहाँ पे देखो लिक्विड, अब भाई अगर लिक्विड है तो देखो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का एक तरीका हो गया टेम्परेचर को ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो देखो समझ लो यहाँ पे आपका ये पिस्टन है, ठीक है, और इसमें भाई साहब क्या है, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने पिस्टन को लोअर डाउन किया तो अभी भाई साहब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास आ जाएंगे, दे विल कम वेरी क्लोज, और जब बहुत पास आ जाएंगे तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई साहब, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। तो दो तरीकों से आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप करके, और दूसरा इसका प्रेशर इंक्रीज करके, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से हो क्या रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, और आपने देखा कि सबसे पास होते हैं आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, उसके बाद होते हैं लिक्विड, उसके बाद होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ गए हैं, ठीक है। सो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा, तब जाकर गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो अगर हमने दोनों एक साथ कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप किया और थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाया, तो इट विल बी अ स्पीडियर प्रोसेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके ओके, आप में से अगर कोई सुबह के टाइम पे फुटबॉल खेलने जाता रहेगा तो आप देखेंगे कि भाई साहब मतलब, या आप ऐसे ही किसी गार्डन में भी वॉक कर रहे होंगे तो घास भीगी हुई रहेगी, है ना। ये घास भीगी हुई क्यों है, क्योंकि देखो ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, बेसिकली वाटर लॉस थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। देखो ये कंटिन्यूस चलना क्यों चाहिए, क्योंकि ये आपका प्लांट है, देखो ये आपके रूट्स हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूस वाटर लॉस होता रहता है। थोड़ा बहुत वाटर जो है तो प्लांट यूज करता है इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड अ लॉट ऑफ दिस वाटर इज बेसिकली गेटिंग आउट थ्रू द स्टोमाटा।
ये ऐसा पुल, ट्रांसपिरेशन का पुल बना रहेगा तो वाटर ऊपर चढ़ता रहेगा। आप जैसे किसी पाइप से अगर नीचे से पानी खींच रहे हैं तो आपको एक सक्शन पुल क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। ये ट्रांसपिरेशन से ये वाटर का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली फ्रॉम रूट्स वाटर इज पंपिंग राइट अपवर्ड टुवर्ड्स द प्लांट। ठीक है, यह का सक्शन पुल मैकेनिज्म बना हुआ है। ओके, और आपको शायद ये मालूम ना हो कि हमको जो रेन्स मिलते हैं उसमें इस वाटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये जो वाटर जो प्लांट से निकलते हैं वो रेन क्लाउड फॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान इनका है। ठीक है, ओके, खैर, तो यहाँ पे ये ट्रांसपिरेशन पुल भाई साहब बना रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है। आप अगर देखोगे सुबह के टाइम पे क्या होगा, ये जो वाटर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, सुबह के टाइम पे टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है कि जो वाटर वेपर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, ये वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस दिन भर चलता है, लेकिन सुबह के टाइम पे आपको घास या पत्ते गीले मिलते हैं, क्योंकि वहां से जो वाटर वेपर निकलने की कोशिश कर रहा है। सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत, आप अगर देखोगे दिन का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर हैपेंस जस्ट 1 आवर बिफोर सनराइज एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हैपेंस एनीवेयर एट नून। ठीक है, तो 1 घंटे पहले सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे दिन का, तो इसीलिए आपको इस तरह का वाटर मिलेगा। ठीक है, ओके, सो states of matter depend upon temperature, pressure or both or none of these. ठीक है, they will depend on both. Transformation of liquid to gas occurs at transformation of liquid to gas, high temperature and low pressure, liquid to gas. Okay, ठीक है, liquid to gas, क्योंकि अगर हाई प्रेशर रहेगा तो वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ओके ओके ओके, ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर भाई साहब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका भाई साहब हो गया पोलर इंटरेक्शन और दूसरा हो गया आपका नॉन पोलर इंटरेक्शन। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर इंटरेक्शन में भाई साहब क्या हो जाएगा, वेयर चार्जेस आर इन्वॉल्व। तो पोलर इंटरेक्शन में इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक होता है। ठीक है, वन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड द अदर वन इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल, तो ये आपका नॉन पोलर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा। देखो डाइपोल कैसा होता है, जैसे समझ लो कोई आपका मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, H और Cl में किस टाइप का बॉन्ड हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। ठीक है, H और Cl दोनों भी अपने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इसलिए इनमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से मूव होकर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जन्म दे रहा है भाई साहब, डाइपोल। दिस इज बेसिकली गिविंग राइज टू अ डाइपोल। सो डाइपोल इज व्हाट पीपल, डाइपोल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन अ मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी क्या होगा देखो, HCl ये पोलर। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, दिस हैज एक्वायर्ड अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। H भाई साहब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, Cl स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, देखो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक पोलैरिटी हो रही है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में भी पोलैरिटी हो रही है। ठीक है, सो जिसको हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अभी देखो समझो, अगर आपका एक कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से एक मॉलिक्यूल AB है। ठीक है, और इसमें डाइपोल डेवलप हो रहा है, प्लस और ये माइनस, तो आगे का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, समझो ये लेट्स से कोई C मॉलिक्यूल है, C मॉलिक्यूल में इस माइनस की वजह से एक प्लस डेवलप हो जाएगा। लेट्स से कोई D मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये न्यूट्रल था, लेकिन इस प्लस की वजह इसके सामने आ गया तो इसके वजह माइनस डेवलप हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
आयन डाइपोल इंटरेक्शन, अभी समझ लो कोई आयन है, A प्लस है या B माइनस है, और उसके सामने कोई डाइपोल है, लेट्स से C डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो इसके साथ भाई साहब इसका इंटरेक्शन होगा, इसके साथ भाई साहब इनका इंटरेक्शन होगा। सो दीज आर नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। नॉन पोलर इंटरेक्शन मतलब कोई पोलैरिटी डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको हम आयन इंड्यूस, डिस्पर्शन फोर्सेस इंड्यूस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल बोलेंगे हम इसको। देखो होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं वंडरवॉल्स फोर्सेस, या हम इसको बोलेंगे भाई साहब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन मतलब द प्लेस लंदन नहीं, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। समझो इस चीज को, ये कोई एटम है और इसके अंदर भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, घूमते 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 भाई साहब एक जगह जमा हो गया अचानक से, ठीक है। तो जैसे ये एक जगह जमा होते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक भाई साहब डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ऑपोजिट में क्या क्रिएट हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब यही दौर भाई साहब पूरे मॉलिक्यूल में चलेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में अगर ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगला वाला भी ऐसा भाई साहब नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भाई साहब होता रहेगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, दीज आर नोन एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इंड्यूस डाइपोल या इंड्यूस डाइपोल हम इसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अभी जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। हाइड्रोजन एक गरीब सा एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है। फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, मतलब फटाक से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही इन दोनों में बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई साहब, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के पास देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसके चलते भाई साहब दोनों के ऑक्टेट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। दोनों के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए भाई साहब, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड भाई साहब मॉलिक्यूल बन गया, दिस विल बी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HF बन गया यहाँ पे, मेड ऑफ टू एटम्स। F has a tendency to pull or attract towards itself a shared electron pair, ठीक है। तो ये भाई साहब अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा भाई साहब H प्लस और H माइनस, स्लाइटली स्लाइट और पार्शियल, ठीक है, ओके। सो चार्ज मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आपका भाई साहब हो गया क्या, किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। HF इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्या ये समझ में आ रहा है पोलर क्यों हो जाएगा? पोलर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो देखो इसने पूरा पूरा नहीं ले लिया है, तब तो हाइड्रोजन गरीब हो जाएगा। तो बॉन्ड ऐसे बना है और ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बीच में, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ पुल हो जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से फ्लोरीन के मध्य स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के मध्य स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, टू चार्जेस आर इन्वॉल्व। तो डाइपोल भाई साहब, डाइपोल टू चार्जेस आर इन्वॉल्व, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ रहेगी भाई साहब, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। हेंस ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड अलाइन देमसेल्व्स। तो जो ऑपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट भी करेंगे और अलाइन अपने आप को करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोराइड, ठीक है, किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। इसमें डेल्टा प्लस और ये हो गया डेल्टा माइनस। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड डेल्टा माइनस, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डेल्टा प्लस है और ये हो गया आपका डेल्टा माइनस। तो ये भाई साहब इसका डेल्टा प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे भाई साहब डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस मतलब क्योंकि उसके साइड से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल गए, इसीलिए इट हैज एक्वायर्ड अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि उसके साइड से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे वाले एटम पे गए हैं, इसलिए इट हैज एक्वायर्ड अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो ये तमाम चेन बनता जाएगा, दिस विल बी अ लॉन्ग चेन, ठीक है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ऐसा वैसा बनता ही जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? डाइपोल 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 इंटरैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स having permanent dipole moment, having permanent dipole moment. How do we calculate the dipole moment of any molecule? एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई साहब? म्यू इज इक्वल टू क्यू, दैट इज जो चार्ज डेवलप होता है इनटू 2a, ठीक है, डिस्टेंस इनटू l, ठीक है। चार्ज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, क्लियर है? तो ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया, ओके। द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो जैसा जैसा r का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगी, घटती जाएगी।
और जैसे जैसे आर कम होता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। द डाइपोल डाइपोल बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, आपका भाई साहब 1/r⁻⁶ है, ठीक है, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भाई साहब रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स का 1/r⁻⁶ है। आपके कोर्स की बातें नहीं है ये, बट स्टिल मेक अ नोट, ठीक है। तो अगर आपका स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अगर आपका रोटेशनल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपोल एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, ठीक है। क्लियर पीपल, ओके। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ड्यू टू पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन, बोथ, नन ऑफ दीज। पोलर इंटरेक्शन, जो भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी, और मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कब डेवलप होगी, जब दो एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस हो। जैसे अगर समझ लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बना हुआ है, क्या इसमें कभी भी पोलैरिटी बन सकती है? नहीं, क्योंकि इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। N2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो N एटम से बने हुए हैं, दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। H2 है, ठीक है, H और H से बना हुआ है, दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ठीक है। तो इनमें भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? सेम हो गया, ठीक है। इसकी वजह से इनमें पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? तुम लोग का स्कूल खुल गया? कभी खुलेगा? नेक्स्ट ट्यूसडे 28 को? अरे बाप रे, ठीक है। क्यों इतना लंबा? ऐसे ही, ओके, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन, तुम लोग हो गया ना वैसे? नहीं, अच्छा, अरे ऐसे करो भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ड्यू टू पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन, बोथ। तो आपका किसके वजह से होगा? पोलर इंटरेक्शन, ठीक है। इफ हायर डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स लेस पोलर, मोर पोलर, जीरो पोलैरिटी, नॉन पोलर। हायर डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, Q इंटू L, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ज्यादा बढ़ गया है आपका डाइपोल मोमेंट तो किस वजह से बढ़ा रहेगा? चार्जेस की वजह से बढ़े रहेंगे। मतलब A और B, इसके मध्य जो चार्ज हैं उनका वैल्यू बढ़ गया है, इसलिए तो हायर डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। ओके, सो ये हो जाएगा भाई साहब मोर पोलर, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, what happens when a molecule having non-zero dipole moment comes in contact with molecule having zero dipole moment, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब इसमें एटम्स हैं लेकिन इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि HCl और सामने आ गया भाई साहब आपका N2, इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है क्योंकि दोनों भी N के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल, क्योंकि इसके मत्थे चार्जेस हैं तो ये भाई साहब न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, इसके मत्थे भी चार्जेस चढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो व्हेन तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस, ठीक है। सो व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, व्हाट विल हैपन भाई साहब, ठीक है। व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, व्हाट दिस पॉजिटिव चार्ज पुल्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज भाई साहब क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा भाई साहब। यहाँ पे हो गया क्या? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल रिएक्शन, ठीक है, पुल्स द नेगेटिव चार्ज। तो आपका नेगेटिव हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका पॉजिटिव, ठीक है। सो आपका यहाँ पे हो गया इंटरेक्शन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल, ठीक है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल जिसका भाई साहब, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो मतलब एक डाइपोल के वजह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोलैरिटी आ गई, ठीक है, चार्जेस आ गए, ठीक है। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक भाई साहब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, उसके सामने एक न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया है, लेकिन उसके मध्य चार्जेस इसलिए चढ़ गए क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस चढ़े हुए, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इट इज एन अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स having permanent dipole moment and a non-polar molecule having zero dipole moment, ठीक है। Non-polar molecule having zero dipole, interaction between NH3 and C6H6, ये हो गया भाई साहब आपका अमोनिया एंड C6H6, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये इंटरेक्शन बिटवीन अमोनिया एंड C6H6। अमोनिया क्या है आपका? पोलर, और C6H6 क्या है भाई साहब आपका? नॉन पोलर, ठीक है। द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी is proportional to 1/r⁻⁶, ठीक है।
द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू भाई साहब 1/r⁴, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में। ओके, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन नॉन जीरो डाइपोल एंड जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बोथ हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, नन ऑफ दीज। कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका? नॉन जीरो डाइपोल एंड जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ओके, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस भाई साहब क्या हो जाएंगे? तो आपके आयंस बने, देखो ये आपका डाइपोल है A+ और B-, ठीक है, ये आपका डाइपोल है। आयन, इसमें कोई सामने आयन आ जाता है, मतलब जिसने या तो एक इलेक्ट्रॉन ठूंसा गया है या तो एक इलेक्ट्रॉन जिससे निकल गया। जैसे आपका समझ लो Na+ आ गया, ये एक आयन है, Cl- आ गया, ये एक आयन है। सो दीज आर बेसिकली आयन्स। जब इनके सामने आ जाते हैं ये, तो क्या होगा? ऑब्वियसली, ठीक है। सो 2 पोल्स हैं इसके भाई साहब, 2 चार्जेस, तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है। व्हाट इज एन आयन? आयंस आर चार्ज स्पीशीज वेयर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन कटायन, ठीक है, एंड बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन आयन बनता है, ठीक है। तो आपका समझ लो भाई साहब NaCl है, NaCl का भाई साहब क्या बन जाएगा? Na+ एंड Cl-, Na+ इज अ कटायन एंड Cl- इज एन अनायन, ठीक है। ये आपका कटायन और ये आपका हो गया भाई साहब अनायन, ठीक है। अभी वाटर है, देखो, ठीक है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है। वाटर क्या एक डाइपोल है? क्यों है डाइपोल? क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट नहीं है, वो इस तरीके का है। तो H और ये H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, जिसकी वजह से इसके मत्थे एक नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कौन आ जा नेगेटिव? तो ये हो गया भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 डेल्टा- और यहाँ पे H डेल्टा+ और यहाँ पे भी H डेल्टा+। क्लियर है? ये आपका हो गया भाई साहब क्या? दिस इज बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। अभी ये आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया जो 2 डेल्टा+ है और यहाँ पे H दैट इज डेल्टा+, सॉरी ये 2 डेल्टा- है, सॉरी, ठीक है, H और ये हो गया डेल्टा+, ठीक है। अभी इसके सामने देखो Na+ आ रहा है, क्यों Na+ ऐसे आएगा? ठीक है, Na+ आएगा तो किधर आएगा भाई साहब? इसके सामने, है ना, Na+ इसके सामने आ गया और Cl- इसके सामने आ गया। इसीलिए भाई साहब पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं। देखो इस चीज को समझो, Na क्या है भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब। Na ने क्या किया है? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और बन गया Na+, ठीक है। क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को जब्त कर लिया है तो ये बन गया भाई साहब Cl-। इन दोनों से भाई साहब कंपाउंड बन रहा है क्या? NaCl, ठीक है। जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके आयंस बनते हैं। आप बोलोगे भाई साहब आयंस कैसे बन गए? आयंस मतलब ये Na+ और Cl- आयंस सेपरेट हो जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो हमने देखा भाई साहब H2O है, H2O को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो गया आपका 2 डेल्टा- और H ये हो गया आपका डेल्टा+, H हो गया आपका डेल्टा+। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों है? आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब बॉन्ड पेयर है। आपको मालूम है कि भाई साहब लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर, लोन पेयर का जो रिपल्शन है दैट इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एंड दिस इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला लोन पेयर रिपल्शन है, जिसके वजह से ऐसा रह ही नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब हो जाता है तो इसका एक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आपका वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता तो यहाँ पे क्या होता भाई साहब? ये इसको खींच रहा है, ये इसको, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो गए होते और ये नॉन डाइपोल मोमेंट हो गया होता। जैसे अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, जिसके वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट भाई साहब 0 है। और ये ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि कार्बन के मत्थे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके वजह से भाई साहब ये ऐसा बेंड हो गया, ठीक है, ऐसा बेंड हो गया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। तो इधर से भाई साहब ये इसको खींच रहा है, इधर से भाई साहब ये इसको खींच रहा है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा- और यहाँ पे डेल्टा+ और डेल्टा+। समझ में आता? जैसे ही आपने भाई साहब इसको डिसॉल्व किया, यहाँ पे क्या होगा? देखो ये आपका एक O का मॉलिक्यूल है विच इज 2 डेल्टा- और ये H डेल्टा+, ये हो गया H डेल्टा+, एक और O 2 डेल्टा-, यहाँ पे हो गया H डेल्टा+, यहाँ पे हो गया H डेल्टा+, O 2 डेल्टा-, ये हो गया भाई साहब आपका H डेल्टा+। इसने किसको घेर लिया भाई साहब आपके? ये किसको घेर लेगा भाई साहब? Na को घेर लेगा ना भाई साहब। Na क्या है? प्लस है, तो ये भाई साहब घेर लेगा इसको, ठीक है। और Cl- है भाई साहब, Cl- को कौन घेर लेगा? आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से O
2 डेल्टा माइनस है, ये हो गया H प्लस डेल्टा प्लस और H डेल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब O2 डेल्टा माइनस, ये हो गया आपका H डेल्टा प्लस H डेल्टा प्लस, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया H डेल्टा प्लस H डेल्टा प्लस और O2 डेल्टा माइनस, ये सब ने भाई साहब घेर लिया इसको, ठीक है। इसीलिए N और Cl का अब मिलन नहीं हो सकता, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाई H2O, ठीक है। सेपरेट मतलब इसी को हम H2O की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज H2O एक्चुअली डूइंग? इट इज सेपरेटिंग द आयंस, इट इज सेपरेटिंग द आयंस, इसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। तो NaCl भाई साहब क्या करेगा, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, H2O है भाई साहब सेकेंड मोस्ट। अभी अगर देखोगे फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। So oxygen is what? The second most electronegative element in the periodic table, because of which it will show a tendency to pull the shared pair of electrons in the covalent bond between hydrogen and oxygen towards itself, ठीक है, and acquire a slightly partial negative charge, ठीक है, और simultaneously hydrogen में slightly positive, it will pull the electron towards itself, because of which it will acquire a partially negative charge and simultaneously hydrogen will acquire a slightly positive charge। दो पोल्स हो गए भाई साहब। What about डाइपोल? तो ये कब के 2 चार्जेस हो गए, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब डाइपोल में, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आयन Na प्लस और Cl माइनस है और इसके साथ किसका इंटरेक्शन हो रहा है? डाइपोल, दैट इज H2O का, ठीक है। H2O का भाई साहब इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। सो Na एंड H2O इंटरेक्शन। अभी ये Na प्लस है, H2O भाई साहब क्या है आपका? Na प्लस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और H2O में O जो पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज है और H प्लस है, ठीक है। तो आपके पूरे इसमें क्या, तो व्हाट विल हैपन, hence gets attracted to negative end of solvent molecule। तो आपके सारे देखो ये घेर लेंगे इसको, ठीक है। तो आपके O2 जो भी नेगेटिव है, तो स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है, ये सब भाई साहब इसको घेर लेगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? और इसका ही उल्टा होगा किसके साथ? Cl माइनस के साथ, ठीक है। Cl माइनस के साथ भाई साहब क्या हो जाएगा? Cl माइनस एंड H2, तो Cl इज नेगेटिवली चार्ज, तो आपका जितना भी H प्लस वाला चार्ज है, ठीक है, ये इसको घेर लेगा भाई साहब। दिस विल बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। NaCl, ये Cl माइनस हो गया और ये Na हो गया। Na प्लस भाई साहब ऐसे ऑक्सीजन से गिर गया और Cl माइनस भाई साहब किससे गिर गया? हाइड्रोजन से, ठीक है। और ये दोनों के अब मिलन नहीं होने वाला, दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड, ठीक है। इसी NaCl को अगर आपको Na और Cl आयंस में सेपरेट करना है तो आपको बहुत हाई हीट देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी गिवन, ठीक है, अगर आपको सेपरेट करना है, जिसको आप आसानी से उसको वाटर में डिसॉल्व करके सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर भाई साहब इन दोनों को मिलने नहीं देगा, ठीक है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन कब हो रहा है भाई साहब? जब आप एक आयनिक मॉलिक्यूल को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज बेसिकली अ पोलर सॉल्वेंट, और इसमें आप एक आयनिक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन ऑफ आयंस। दिस इज नोन एज सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, दिस इज नोन एज सॉल्वेशन ऑफ आयंस। क्लियर 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 पीपल? हम ओके ओके ओके। सो इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, दिस विल हैपन, ठीक है। हाइड्रेशन, व्हाट इज हाइड्रेशन पीपल? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन डाइपोल रिएक्शंस। पहला फैक्टर भाई साहब क्या है? आयन, ठीक है, और डाइपोल, ठीक है। चार्ज ऑफ द आयन एंड साइज ऑफ द आयन। तो पहला भाई साहब क्या हो जाएगा? आयन में चार्ज कितना है और उसका साइज कितना है, आयन का चार्ज और आयन का साइज कितना है। और डाइपोल, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू एल, ठीक है, ओके। चार्ज ऑफ द आयन, Na प्लस है, Mg2 प्लस है, इनमें से भाई साहब इसका चार्ज कितना हो गया? +1, इसका चार्ज कितना हो गया बोलो? +2। तो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर डाइपोल कौन बनाएगा? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम विल मेक अ, विच आयन विल हैव मोर अट्रैक्टिंग पावर? ऑब्वियसली मैग्नीशियम, ठीक है। सो इट विल बी मैग्नीशियम, Mg2 प्लस, ठीक है। द मोर द चार्ज, द मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? समझ में आता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। वाई? बिकॉज द चार्ज इज मोर, हाइयर द चार्ज हाइयर इज द अट्रैक्शन। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा भाई साहब अट्रैक्शन। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। साइज ऑफ द आयन, Na प्लस है, K प्लस है, Na प्लस का भाई साहब कितना है? +1, K प्लस का भाई साहब कितना है? +1। अमॉन्ग Na प्लस एंड K प्लस, वेयर इज द चार्ज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? Na प्लस में। वाई? कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज विल अट्रैक्ट मोर और अ डिस्पर्स चार्ज। किसमें भाई साहब अट्रैक्शन होगा?
ठीक है, Na+ है देखो और K+ है अमॉन्ग, तो यहां पे हम साइज ऑफ द आयन को देख रहे हैं, ठीक है, वेयर इज द चार्ज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कहां पे ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा। देखो आपके पोटेशियम में, ये पोटेशियम है भाई साहब न्यूक्लियस, ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया, और ये वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, क्लियर है। सोडियम में भाई साहब क्या होगा, ठीक है, ये एक शेल हो गया, ये एक शेल हो गया, और ये वाला शेल, तो इस एक शेल में से इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। आप जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बन जाएगा K+, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, Na+। तो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड कहां पे, कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझो, इतने बड़े में एक पॉजिटिव चार्ज, इतने छोटे में एक पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा हुआ, घनत्व किस में ज्यादा हुआ, सोडियम का ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी अमॉन्ग सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन वेयर इज द चार्ज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, व्हाई इन सोडियम बिकॉज द साइज इज लेस, है ना भाई साहब, साइज उसका एक ऑर्बिट लेस है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द आयन, ओके। तो इसीलिए भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, देखो जैसे अगर आप देखोगे कभी फ्रिज वगैरह में यहाँ पे कोनों में हाथ दोगे थोड़ा सा करंट लगेगा आपको, ठीक है, क्यों ऐसा होगा, व्हाई विल दिस हैपन। फ्रिज में आपके घरों में तो कूलर नहीं होगा, अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो कूलर वगैरह होता है, कूलर, ठीक है, कूलर के भी कोनों में अगर आप लगाएंगे ना तो थोड़ा सा चिक 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 करंट मारेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, देखो किसी भी जो भी आपकी बॉडीज होती है ना उसमें भाई साहब चार्जेस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होता है। जैसे अगर आप टीवी चलती हुई टीवी पे ऐसे हाथ रखेंगे तो आपके जो हाथ के लंगोटे वो खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं, स्क्रीन पे। क्यों, क्योंकि भाई साहब टीवी स्क्रीन जो है तो चार्ज रहता है उसमें बहुत सिंपल सा, ऐसा चार्ज नहीं कि अगर हाथ लगाएंगे तो भुस हो जाएंगे, ठीक है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ कैथोड रेज रहता है उसमें, ठीक है, तो एक मिनिमम चार्ज रहता है जिसकी वजह से आपका जो लंगोटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में चार्जेस होते हैं, इतनी भारी मात्रा में भी नहीं होते हैं कि आपको शॉक लग जाए, लेकिन जब आप कोनों में आते हैं, कोनों में क्या होते हैं, मच्छर, है ना, मच्छर से क्या होता है भाई साहब, तो वो काम वाली भाई बोलती है ना, क्या फिनाइल क्या डालो क्या करते हैं, ओके। तो ये आपका भाई साहब, ये अगर आप देखोगे एक फ्रिज है, इसमें चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे ही आप कोनों में आएंगे तो आपका चार्ज रहेगा लेकिन वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा भाई साहब, चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसीलिए वहां पे शॉक लगेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा शॉक लगेगा। कुछ ऐसा ही किस्सा आपके सोडियम और पोटेशियम आयंस में भी हो रहा है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का साइज एक शेल से डिफर करता है, दोनों में चार्ज एक पॉजिटिव आयन का है, +1 का है, ठीक है, लेकिन पोटेशियम आयन का साइज बड़ा है इसीलिए उसकी चार्ज डेंसिटी कम है। तो डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखने जाएंगे तो सोडियम का ज्यादा होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जब हम सोडियम और मैग्नीशियम को कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का, क्योंकि इसका चार्ज ही ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भाई साहब +2 है, ठीक है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम को कंसीडर करें तो दोनों में +1 है अभी, तो इसमें किसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा भाई साहब, इसमें हो जाएगा सोडियम का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज कम वॉल्यूम में है, इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा वॉल्यूम में है, तो ये भाई साहब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। आपने अगर देखा रहेगा कि हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर भाई साहब ऐसे त्रिशूल रखते हैं और इसका भाई साहब ऐसा कंडक्टिविटी रहती है, ये आपका मतलब ये त्रिशूल क्यों होते हैं समझ में आता है, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है, थंडर एंड लाइटनिंग, तो ये चार्ज, इसमें चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ लो कोई पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड जब बिजली कड़केगी तो सीधा इसमें आकर सीधे नीचे ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द बिल्डिंग। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, ये भाई साहब सीधा गिरेगा बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग पे कोई भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ये नोकीला पॉइंट है। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत कम है तो उसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, न्यूट्रल एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा भाई साहब, कटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा भाई साहब, अनायन। क्लोरीन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स क्लोरीन अनायन, सोडियम लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स सोडियम कटायन, ठीक है, ओके। ओके, न्यूट्रल एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनायन, ठीक है। तो साइज ऑफ द कटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है।
तो आपका भाई साहब देखो साइज ऑफ द एनाइन इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो अगर आपने सोडियम की बात की, सोडियम आपका जो मेन सोडियम एटम होता है 2 8 और ये 1 है ना, सोडियम एटम हो गया। सोडियम आयन क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया 2 और ये हो गया 8। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो सोडियम एटम का साइज सोडियम आयन से कम है, सोडियम आयन का साइज सोडियम से कम है कि नहीं? समझ में आ रहा है? साइज ऑफ द अनायन अभी इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द कटायन, जो कटायन है उसका साइज भाई साहब मेन न्यूट्रल एटम से कम है। और अनायन का क्या हो जाएगा भाई साहब? देखो क्लोरीन एटम है, यहाँ पे भाई साहब था 2 8 और ये हो गया 7। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो क्या साइज क्यों बढ़ जाएगा बताओ? एक और इलेक्ट्रॉन आया तो साइज क्यों बढ़ जाएगा? तीन ही शेल्स तो हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन है और 7 है। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 2 8 और 8 हो गया अभी, है कि नहीं? वाई विल द साइज इंक्रीज? साइज तो इंक्रीज होने का कोई मामला नहीं दिखता है ना। उतने ही शेल में तो आपका आने वाला इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुआ ना। देखो यहां पे पहले देखो इनके बीच में भाई साहब रिपल्शन होगा कि नहीं? ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपके हैंगे इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से क्या रिपल्शन बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई साहब, तो थोड़ा सा आपका साइज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ द अनाइन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ द कटायन इज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, which ion will have more attraction towards opposite side of dipole? cation है कि नहीं भाई साहब? anion because of small size of cation। तो आपका small size of cation होता है भाई साहब, यहाँ पे देखो सोडियम और यहाँ पे हो गया सोडियम। here hence there is a strong interaction between cation and negative end of the solvent molecule। ठीक है, तो hence there is a strong interaction between the cation and the negative end of the solvent molecule। तो negative end of the solvent molecule और cation के बीच में strong interaction होगा। Which ion will have more attracting power? भाई साहब बताइए, Na plus Mg2 plus both will have same or none of these? Mg2 plus। क्यों? सोचो ना, Mg2 plus क्यों होगा? क्योंकि इसका भाई साहब 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो Mg2 plus will have more। Which ion will have more attraction towards negative side of dipole? तो एक नेगेटिव, देखो ये भाई साहब आपका एक डाइपोल है, ये डेल्टा प्लस हो गया, ये डेल्टा माइनस हो गया। एक आपका हो गया कटायन। कटायन क्या होता है भाई साहब? कटायन होता है लेट्स से C प्लस, है ना। और अनायन क्या होता है भाई साहब? अनायन होता है भाई साहब आपका लेट्स से D माइनस। विच आयन विल हैव मोर अट्रैक्शन टुवर्ड द नेगेटिव साइड ऑफ द डाइपोल? नेगेटिव साइड ऑफ द डाइपोल पे किसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा भाई साहब? कटायन का, है ना। सो कटायन विल हैव मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द डाइपोल। ओके ओके ओके। नॉन पोलर इंटरैक्शंस। नॉन पोलर इंटरैक्शन मतलब जहां पे पोलैरिटी बनी नहीं रही है। कोवैलेंट बॉन्ड तो शायद बन रहा होगा लेकिन कोई पोलैरिटी नहीं बन रही है। जैसे अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, अभी अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट नेक्स्ट टू फ्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत है लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल मतलब ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है भाई साहब। ठीक है, जैसे टग ऑफ वॉर में अगर दोनों टीम्स भाई साहब बराबर के हों तो भाई साहब रस्सी नहीं हिलने वाली। ठीक है, तो आपके इन सारे जगहों पे आपका आयनिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरीके के फोर्सेस इनमें होंगे भाई साहब? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एग्जिस्ट ड्यू टू IMFOA, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी डिस्पर्शन फोर्सेस व्हेन वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द अदर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, पोलर और भाई साहब चार्ज, डाइपोल। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव चार्ज, ठीक है, कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपका भाई साहब डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होता है भाई साहब? इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय फ्रिट्ज लंडन और इसीलिए हम इनको लंदन फोर्सेस बोलते हैं। दे आर नोन एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, ओके। फॉर एनी इंटरैक्शन मॉलिक्यूल शुड हैव डाइपोल। ठीक है, मॉलिक्यूल शुड हैव डाइपोल, लेकिन अगर डाइपोल नहीं होगा, बी चार्ज, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, ओके। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे डू नॉट हैव चार्ज। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पोलैरिटी का डिफरेंस नहीं होता है, उनके अंदर चार्ज नहीं होता है और ना ही भाई साहब पोलैरिटी होती है। ठीक है, नीदर दे डू नॉट हैव डाइपोल एज वेल। ठीक है, नीदर डू हैव डाइपोल, दे डू नॉट हैव IMFOA। ठीक है, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट एज ईदर सॉलिड और लिक्विड। इसीलिए आप देखोगे जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट एज गैसेस। जैसे आपका भाई साहब हो गया
नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ गैस, ये सारे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे विल ऑल एग्जिस्ट एज अ गैस। ये सॉलिड में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं और लिक्विड में भी नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चाहिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल जनरली एग्जिस्ट एज अ गैस, ठीक है, दे शुड बी ओनली गैस, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक डिफरेंस है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विल ओनली बी एबल टू अफोर्ड देमसेल्व्स एट रूम टेम्परेचर इन अ गैसियस फॉर्मेट, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे आपका देखो बेंजीन हो गया, ठीक है, ये एक बेंजीन है, व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ मैटर, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो बेंजीन का स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा भाई साहब, गैस, इट हैज टू एग्जिस्ट एज अ गैस एट रूम टेम्परेचर्स, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, क्यों भाई साहब, बेंजीन आपका लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बेंजीन विल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम सबको मालूम है भाई साहब, देखो ये सी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एच आ गया साहब आपका, ठीक है, ये आपका भाई साहब एच हो गया, और सब में भाई साहब ऑल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऑल्टरनेट विल हैव अ डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट विल हैव अ डबल बॉन्ड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड व्हाट शुड बी द स्टेट ऑफ मैटर, ये भी भाई साहब आपका उस टाइप का है, गैस, बट इट इज नॉट अ गैस, इट इज बेसिकली अ लिक्विड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कुछ आपके नॉन पोलर सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट एज लिक्विड मींस दे हैव सम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर गैस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देन दे हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction. So benzene or carbon tetrachloride. So generally non-polar molecules exist in the what format? Gaseous format. ठीक है, okay. Dispersion force. अभी dispersion force होता क्या, देखो ये एक non-polar molecule है, non-polar molecule में क्या हो जाएगा, ऐसे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते कहीं पे ऐसे भाई साहब जमा हो गए, अगर जमा हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज, और उसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा भाई साहब, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सो दैट विल व्हाट इज हैपन। तो इलेक्ट्रॉन देखो, अरे चलो चलो मीटिंग करते हैं भाई साहब, ये देखो मीटिंग होने लगा उनका, जैसे मीटिंग होने लगा भाई साहब घूम रहे हैं ना, तो ऐसा ए तुम रुके रहो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई साहब, सब घूमते 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 कभी अगर जमघट हो गया इनका, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन at one point of time if they assemble, then this side of the molecule will acquire a slightly negative charge, और जैसे ही एक साइड में slightly negative charge होगा, ऑपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, there will be a slightly positive charge, ठीक है, तो एक slightly positive charge भी भाई साहब आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका भाई साहब आता है देखो, तो पोलर मॉलिक्यूल में भाई साहब स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो गया आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो दो टाइप के चार्जेस हो गए, डाइपोल हो गया ये, ठीक है। सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका भाई साहब जीरो डाइपोल मोमेंट है, लेकिन एक भाई साहब इस तरीके की पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ये हैविंग डाइपोल मोमेंट। अगर आप देखोगे ये पोलर मॉलिक्यूल है प्रॉपर जो होते हैं, ठीक है, जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या भाई साहब, कि एक केस देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ठहरने नहीं वाले, वो घूम रहे हैं, अचानक से थोड़ा सा जमा हो गए तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उसके पॉजिटिव, जैसे इधर पॉजिटिव आया अगले वाले मॉलिक्यूल में अपने आप इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव, ऐसा होता रहेगा, लेकिन फिर से भाई साहब वो घूमने लगेंगे तो फिर से वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है। इंस्टेंटेनियस मतलब मौके आए वायदात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मौका आए वायदात मतलब एक थोड़ा सा वारदात हुआ और वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर से वो भाई साहब डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो परमानेंट नहीं होगा, इट विल बी इंस्टेंटेनियस। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता है ये, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर हैं लेकिन लिक्विड फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और गैसियस फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनमें क्या होगा, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, इस तरीके के इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट्स उनमें डेवलप होंगे, ओके। तो आपका भाई साहब देखो ये है आपका डाइपोल, ठीक है, डाइपोल, तो आप देखो इस तरह से भाई साहब इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो चार्जेस आर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, तो चार्जेस आर कंटिन्यूस, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भाई साहब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम और मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ टेम्पररी डाइपोल। तो अचानक भयानक में इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे कलेक्शन हो गया, तो ऑपोजिट में क्या डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू दिस अ सेकंड एटम in turn gets distorted which leads to an electrostatic attraction between the
2 एटम्स। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ऑब्वियसली आगे वाले में क्या हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये भाई साहब कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, ये कंटिन्यूस कड़ी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या ये परमानेंट होगा? नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब ऐसा पूरा मीटिंग बनाकर जड़ बैठ के नहीं रहेंगे यहाँ पे, ये तो घूमते रहेंगे भाई साहब, फिर से वो टूट जाएगा, ठीक है। सो ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं लंडन फोर्स, ठीक है। दीज आर नोन एज लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल्स ऑफ एटम और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, टू टेम्पररी डाइपोल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्पर्सन फोर्सेस, साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा आपका साइज होगा उतना ही भाई साहब लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब उतना ही कम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ओके, आज इतना ही। ये 12th वाले भाई साहब आराम से अपनी